अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज की सुबह 6 सितंबर 1965 की हमें याद दिलाता है। ये दिन यौम शुहदा और यौम दिफा पाकिस्तान। ये वो दिन है कि जब हमने अपने से एक बहुत बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद अगर दुनिया की नज़र में देखा जाए तो कम कैपेबिलिटीज़, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा साइज़ में भी और तादाद में भी, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से जिस तरह से हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया वो हमें भी याद रखना चाहिए। और सारी दुनिया ने वो चीज़ देखी और जज्बा होता है असल में। हथियारों का नंबर, कितनी तादाद है, कितना बड़ा हथियार है, कितना लेटेस्ट है, ये चीज़ शायद उतनी मैटर नहीं करती जितना वो जज्बा मैटर करता है जिससे कि कोई जवान लड़ता है अपने वतन के लिए। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि भाई हम सिविलियंस हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वतन पे हम भी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, लेकिन उनमें ऐसी क्या चीज़ है? लाखों करोड़ों की तनख्वाहें तो नहीं लेता वो एक आम जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है। उसके पास कोई ऐसी जायदादें तो नहीं है जो बॉर्डर पे खड़ा है। और उसमें से बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं कि जो फौज से रिटायर होने के बाद अपने गांव में खेती दुकान खोल के खेती बाड़ी करके काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसने वो फौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है तो उसका जज्बा होता है सबसे बुलंद। बिल्कुल। तो वो जो फीलिंग है वो ना पैसे से आप ख़रीद सकते हैं, ना वो आप किसी जायदाद से ख़रीद सकते हैं और ना वो बाद में किसी और तरीके से पैदा की जा सकती है। वो एक जवान में जिसने वर्दी, बहुत सारे ऐसे जवान भी हैं जो फ़ौज में जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने भाइयों को देखा है, अपने बापों को देखा है और उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन बस उनका शौक़ है फ़ौज में जाना। और जब वो जाते हैं और फिर जब वो वर्दी पहनते हैं तो फिर उसका एक अलग लेवल होता है, लॉयल्टी का एक अलग लेवल होता है, मुल्क से मोहब्बत का। और वो मुल्क से मोहब्बत ही आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं उन जवानों की कि जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जो लड़े। और उनमें से ज़ाहिर है बहुत से गाजी भी हैं और यही इस दिन की अहमियत है, शहीद। और इसी की तारीख़ पर आज हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ ये जो 1965 की जो जंग थी उसी के हवाले से करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड न्यूज़ के बाद बस आएंगे तो ज़रा 1965 6 सितंबर की तारीख़ आपके सामने दोहराएंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का यौम दिफा पर अज़्म। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शोहदा को खराजे तहसीन। चीनी महंगी होने की वजह लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकिशाफ। चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला। शुगर मिलों के गेट पर FBI टीमें तैनात। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। एशिया कप में अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर श्रीलंका सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मार्च के बाद अब रवां माह मजीद 20 लाख अफगानों के लिए राशन की इमदाद बंद कर दी। अफगान इंजीनियर्स ने 70 से ज़ायद पुराने तैयारों को दोबारा परवाज के काबिल बना दिया। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में सैलाबी रैली के बाद सैकड़ों अफराद फंस गए। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो और दूसरे बड़े शहर बर्जिन में भी बिजली की कीमतें सिफर करने का फैसला। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़ और अब बात करते हैं 6 सितंबर की तारीख़ की और उनके शहदा की। ये शहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है बुनियादी तौर पर कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। 1965 में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, फिर उसके अलावा दीगर जंगों में भी आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए वो शहदा जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया। बिल्कुल। देखें, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत में बहुत अहम किरदार अदा किया। एक वो तहरीक जो कि इस मुल्क को बनाने के लिए चली थी। वो सारे लोग, वो सारे, देखें उन्होंने तो कोई वर्दी नहीं पहनी थी, वो उनका सिर्फ जज्बा था। कायदे आज़म ने बात की, उन्होंने लब्बैक कह दिया और उन्होंने कहा भाई सब छोड़ छाड़ के, बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ छाड़ के वो इस तरफ आ गए और फकीर बन गए। उन्होंने बनाया पाकिस्तान को और फिर इन्होंने बचाया पाकिस्तान को। अगर ये ना होते, इनका जज्बा कहीं भी डगमगा जाता, कहीं ये जिसको कहते हैं ना कदम लड़खड़ाते, तो बस फिर। लेकिन ये लड़खड़ाने वाले नहीं हैं और इसकी वजह क्या है, क्या क्या हुआ सितंबर 1965। 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फ़ौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई। भारतीय जो जर्नैल थे उनका मंसूबा क्या था कि 6 सितंबर की सुबह लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक, उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनको सलामी देंगे और शाम को लाहौर जिम खाना में कॉकटेल पार्टी होगी और उस दौरान बैरूनी दुनिया
दुनिया को खबर दी जाएगी कि ये जो इस्लाम का हाँ किला था पता हो गया। उस पर हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन भारत के तमाम इरादे, तमाम मंसूबे, उन पर उस वक्त पानी फिर गया जब उन अफवाज को मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त हुई। अच्छा, अब चविंदा बिल्कुल सबसे बड़ा महाज, बिल्कुल टैंकों का महाज, और महाज। आज भी हमारी तारीख में इसकी बड़ी अहमियत है। तो इसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त किरदार था जो हमारी पाक अफवाज का नज़र आया। जंगों की तारीख में हमने जंग अजीम दोयम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई अगर देखी है तो वो यहीं सियालकोट में देखी है, और मकाम था वो चविंडा का जहाँ पर ये लड़ाई देखी गई। और जिसको कहते हैं ना ताकत के नशे में धुत चूर भारतीय फौज 600 टैंक थे वो लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी, और पाकिस्तान फौज की ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के टैंक जितने भी थे वो तबाह कर दिए। 45 टैंक तबाह किए, कई टैंक कब्जे में ले लिए। बिल्कुल, और इसी तरह 5 फील्ड गनें जो थी उनको कब्जे में लेकर बहुत सारे फौजी कैदी भी जो हैं वो बनाए गए उनके। फिर जंग का जो पासा था वो पलटता देखकर भारतीय फौज हवास बाख्ता हो गए और टैंक शैंक छोड़कर सब अपना माल मता छोड़कर फरार हो गए जी। और फिर पाक फौज ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, दुश्मन के इलाके में कई चौकियों पर कब्जा किया, और इसीलिए चविंडा के मकाम को कहते हैं भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान है ये जगह। फिर लाहौर में क्या हुआ था? लाहौर में पाक फौज के कोई 150 सिपाहियों की एक कंपनी थी, उसने 12 घंटे तक हिंदुस्तान की 1500 फ़ौज को रोके रखा था, और हमारी जो पिछले जो फोर्सेस थी उनका दिफा मजबूत करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और लाहौर में एक जंगी महाज पर मेजर अजीज़ भट्टी थे, पहरा दे रहे थे वो, और उस वक्त लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर के तौर पर वो तैनात थे। मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। बिलाखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला उन्होंने अपनी छाती पर खाया और जाम शहादत नोश कर गए, और इसी हवाले से इन्हें निशान हैदर से भी नवाजा गया था। बिल्कुल, जंग सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने 17 दिन में 13 हमले किए, और उनकी अफवाज तादाद और जंगी साजो सामान के हवाले से जिस तरह हमने बताया कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी फौज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत कम थी। और तैयारी इसलिए भी कम थी कि उन्होंने बगैर अनाउंस किए बुजदिलों की तरह पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन खैर पाकिस्तानी जवानों ने उसका जवाब दिया और उन्हें अपनी जानों पर खेल कर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो हो गया फ़ौजी किरदार। फ़ौजी किरदार के बाद अगर हम देखें हमारा जो शोरा थे उनका क्या किरदार रहा। फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद नदीम कासमी साहब, उन्होंने ज़ाहिर ये वो सारे थे जो कि लेफ़्ट के शोरा थे, अदीब थे, उन्होंने पूरे जज्बे से इस जंग में शिरकत की अपने लिखाई के हिसाब से। एक बच्चा, क्योंकि हमें बताया क्या क्या था कि 10 करोड़ रुपए जो है वो एक टैंक की कीमत है 10 लाख रुपए। अब जब एक टैंक की कीमत 10 लाख रुपए है तो पाकिस्तान की आबादी थी उस वक्त तकरीबन 10 करोड़, तो अगर हर शख्स 1-1 रुपया दे तो हम रोज़ाना कितने टैंक ले सकते हैं? 1-1 पैसा अगर आप दें तो रोज़ाना 1 टैंक आ जाएगा। तो एक बच्चा रोज़ाना 1-1 पैसा डोनेट करता था। ये डोनेशन जो है ये पाकिस्तानी कौम का जज्बा था जो कि पाकिस्तानी कौम ने उस वक्त दिखाया। वो बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली थी उन्होंने अपने जहेज दे दिए भाई, उन्होंने शादियां तो हो गई लेकिन ये है कि जहेज देना दिफा का जो फंड बनाया हुआ था बिल्कुल उसमें डोनेट कर दिया। बिल्कुल। फिर मीडिया का किरदार था। रेडियो पाकिस्तान पर आप देखें कि किस तरीके से PTV स्टेशन लाहौर जो था वहाँ पर किस तरीके से ज़बरदस्त किस्म के नग़मे, मलका तरन्नुम नूरजहाँ, फिर शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, वो सारे कौमी नग़मे आज तक लोगों का जो जज्बा है उन्होंने जवान रखा हुआ है, लोगों का जज्बा जगाया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ हुई, ये क्या चीज़ हुई कि जंग का जो ख़ात्मा हुआ तो जब यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया कि नहीं जी इस जंग को ख़त्म किया जाए, तो ये एक तरीके से पाकिस्तान की बदकिस्मती साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन के इलाकों में मुख्तलिफ चौकियों पर कब्ज़ा कर चुका था। अब ताशकंद में ये सारा सिलसिला हुआ। जनवरी 1966
अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और सोवियत यूनियन के मुश्तरका और शदीद दबाव के तहत फिर ये जंग जब बंद की गई और पाकिस्तान को ताशकंद मुआहदा करना पड़ा, मुज़ाकरात हुए और बिल्कुल दोनों साइड को पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल सदर अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, और भारत की जानिब से वहाँ पर वज़ीर आज़म उनके थे लाल बहादुर शास्त्री और वज़ीर ख़ारजा थे सरदार सुरंत सिंह। अब ये मुज़ाकरात वगैरह हुए, मुज़ाकरात के बाद फिर जंग बंदी की जब ज़ाहिर बात हुई तो रूसी वज़ीर आज़म जो थे वो ये मुज़ाकरात को सहूलतकार जो थे, मीडिएटर जी बिल्कुल, अलेक्सी कोसिजिन। और फिर इस जो ये ताशकंद मुआहदा हुआ उसमें ये कहा गया कि दोनों मुल्कों की फ़ौजें अगस्त 1965 की जो पोजीशंस हैं उन पर वापस चली जाएं और 25 फरवरी 1966 में ये अमल 25 फरवरी 1966 तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान ने बस फिर वो इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा होता है कि आप पीछे आते हैं और वो जो कब्ज़ा कर लिया जंग में बेसिकली तो वो हमारा हो जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो वो हमारा इलाका है भाई। जंग में आपने कब्जा कर लिया किसी इलाके पर तो वो आपका है। बॉर्डर्स रीडिफाइन होने चाहिए। जी, बॉर्डर्स रीडिफाइनिंग का ही फड्डा था, बिल्कुल सारा फड्डा तो बॉर्डर रीडिफाइनिंग का ही था। ये वाले तो बॉर्डर फिर भी चलो हम पीछे आ गए, लेकिन फिर भुट्टो साहब और अयूब खान साहब के अंदर जो बेसिक जो डिसएग्रीमेंट था वो था कश्मीर की पोजीशन के ऊपर। तो बहरहाल फिर वो भुट्टो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो सारा फिर एक अलग उसकी लंबी तारीख है। लेकिन बेसिकली मकसद आज के दिन का ये है कि शहीदों को याद किया जाए और दुनिया को ये बता दिया जाए कि हम अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। और कोई भी अगर वो जो कहते हैं ना मैली आँख से देखेगा तो बस फिर उसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक जगह और भी जी होती है जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। अब तो भारत उसको कहना है भाई, अब तो इंडिया को भारत कहना है और बड़ा शोर शराबा मच रहा है। कुछ लोग बड़ा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नाम बदल रहे हैं, उनका मुल्क है वो कुछ भी रख दें, उसका नाम वो टम्बकटू रख दें भाई। उनके अपने लोग शोर शराबा कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। हमारी तरफ से तो मैटर नहीं करता कि हम क्या समझते हैं, लेकिन जाहिर है हर तरफ जो भी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, मेरा अपना मानना ये है कि उन्होंने ब्रांड इंडिया को इतने सालों तक प्रमोट किया है कि अब उस ब्रांड इंडिया से भारत की तरफ शिफ्ट करना इज अ चैलेंज फॉर देम। लेकिन इलेक्शन भी तो एक चैलेंज है ना। हाँ, चैलेंज है बिल्कुल इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी, ये आप ध्यान में रखिएगा। इनको आप तो बड़ा पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा ख्याल प्रोग्राम करती है ताकि जो है वो आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को भी देखें कैसा ग्रूम हो रही है। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है जिंदगी में, तो सब यही सीखा मैंने इधर इसी टेबल पे बैठ के नाजरीन। ये एक्नॉलेजमेंट है ना मेरी, मैं एक्नॉलेज। तो पहले हम बता देते हैं कि भारत के नाम का सिलसिला है क्या, तो पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं ताकि जरा वो। अच्छा, मैं तो खैर वो दूसरी जंग पे जा रही थी। दूसरी जंग पे आते हैं। दूसरी एक और जंग आज होनी है, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच। कल तो क्या मैच हुआ भाई, वो हो कल आपने देखा? कल मैच मैंने हल्का फुल्का देखा, लेकिन अफसोस था थोड़ा मुझे अफगानिस्तान पे। बहुत अच्छा, थोड़ा दुख हुआ मुझे, वो उनकी हालत पे दुख हुआ। खेला तो उन्होंने बड़ा अच्छा, लेकिन ये कि दिल बर्दाश्ता ना हो। आपका टाइम आएगा, आपका भी वक्त आएगा, इसी तरह मेहनत करते रहे, एक दिन आपकी होगी ये जीत। तो बिल्कुल मेहनत की बात। अच्छा हाँ, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत और इंडिया वर्सेस, बिल्कुल ये सारा सिलसिला चल रहा था। बेसिकली ये जो नाम चेंज करने का मामला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उस हवाले से हम आपको बताते हैं कि इंडिया का नाम अब भारत रखने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल ये वाली बात करनी है हमने। उसके ऊपर अमेंडमेंट जो है वो करेंगे। हाँ। ये कल जो हमें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, कल ये इनविटेशन जो था इसने गर्दिश करना शुरू कर दिया। उससे पहले खैर बहरहाल थोड़ी बहुत खबरें आ गई थी कि शायद इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख देंगे। अब होता क्या है कि बरसगीर पाको हिंद में शहरों के नाम तब्दील करने की रवायत तो खैर मौजूद है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क का ही नाम तब्दील कर दिया। अच्छा, इससे पहले हमने टर्की को तुर्किया होते भी देखा है। तो ये मामलात होते हैं जो नेशंस अपनी करने की कोशिश करती हैं। वहां पर सियासत हो या ना हो तुर्की में, यहाँ पर सियासत अलबत्ता है, जो कि इनके अपने लोग कह रहे हैं। शशि थरूर साहब जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं इनके अपने, उन्होंने भी इस बात का एक तरह से निशानदेही की है। अच्छा, G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों को जो दावतनामा भेजा गया है, अब ये हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, उसमें इंडिया के बजाय भारत लिखा गया है। और इस तब्दीली के बाद कयासाराइयाँ की जा रही हैं कि शायद मुल्क का नाम सरकारी तौर पर तब्दील किया जा रहा है। और G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारतीय सदर की जानिब से दावतनामा भेजा गया, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत तहरीर था। ये जो भारत है ये बेसिकली कहाँ से आता है लफ्ज? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत, भारत, शाबाश, बिल्कुल। और इंडिया जो है वो हिंद से आता है, और हिंद आता है, इस पूरे खित्ते को हिंद कहते हैं। इंडिया को ये मुल्क का नाम टेक्निकली नहीं समझा जाता। दुनिया में अगर आप इंडस सिविलाइजेशन, हिंद, सिंध, तो ये सारा आपस में बड़ा कनेक्टेड है और इस खित्ते को इसलिए जो है वो हिंद की बड़ी एक अहमियत है। तो बीजेपी क्या कह रही है? हाँ,
उनका मौक़िफ़ ये है, बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि इंडिया का लफ्ज़ जो है ये बरतानवी साम्राज्य यानी कि जो ब्रिटिश राज है उसकी गुलामी की अलामत है, और इसको तख्लीकी तौर पर जो है अगर हम देखा जाए तो ये वहाँ से आया है और इसको बदलना चाहिए। और वैसे भी भारत की जो हिंदू इंतहा पसंदी जो सड़कों और शहरों के जो नाम है वो तब्दील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जिन्ना साहब से भी उनको तकलीफ शुरू हो गई है, हालांकि मुगलों से तकलीफ हो, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्ना साहब तो फिर चलो उनका बनता है। अच्छा, तो मुसलमानों शहरों के नाम वो सारे वो तब्दील कर रहे हैं जो मुसलमानों के दौरे इक़्तिदार में रखे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी भी बैद नहीं है कि वो सरकारी तौर पर अपने मुल्क का नाम ही तब्दील कर दें, तो ये खैर बहरहाल सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक उसने बात की, वो मोदी ने, ये किसी ने कहा कि देखिए हम इंडिया माता तो नहीं कहते, हम तो भारत माता कहते हैं। बिल्कुल, तो भारत माता है तो भाई भारत, चलो भाई भारत रखो। बात ये है कि नाम आपका कोई भी हो, काम आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो काम बस आप सब जानते हैं कि क्या काम है और किस तरह के काम है, तो बिल्कुल। अच्छा, इसकी ये जो हिंद और इंडिया और ये जो है, इसकी एक मिसाल आपको ये भी नहीं कि इंडोनेशिया का भी ताल्लुक है इंडिया वर्ड से, ये आप जरा गूगल करिएगा तो आपको नजर आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें बाहर मुल्कों में हम जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है ना इंडियन कुजीन, वहाँ पर डिशेज पाकिस्तानी भी मिल रही होती हैं, लेकिन इंडियन कुजीन का मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय कुजीन की बात कर रहे हैं, वो सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होते हैं। उसमें आपको पाकिस्तान की भिंडी भी नजर आएगी और उसमें उनको उनका डोसा भी आपको मिलेगा। हाँ। तो ये सारा सूरत हाल है कि वहां पर इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट और इंडो को उसको समझा जाता है। हाँ। तो खैर ये है कि ब्रांडिंग की इनको बड़े मसाइल दरपेश होंगे। नाजरीन, मैं सोच रही थी कल से कि इनकी टैगलाइन क्या होगी। वो किसी शशि थरूर तो खैर इसके खिलाफ है, तो उसने लिखा हुआ था हैशटैग चक दे इंडिया, उसने लिखा, उसको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे वो कह रहे हैं आपने यू हैव स्पेंट सेंचुरीज, यू हैव स्पेंट डेकेड्स ऑफ ब्रांडिंग इंडिया, तो फिर अब आप भारत को क्या करेंगे, और उसने लिखा हैशटैग चक दे इंडिया। तो भारत माता वाला लगा सकते हैं टैगलाइन, कोई ना कोई निकाल लेंगे वो लोग। लेकिन बहरहाल हम अब जरा क्रिकेट पर आते हैं जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने जा रहा है, और वो मैच हम सब जानते हैं कि सबकी तवज्जो का मरकज़ होता है। तो एक मैच तो सैटरडे को होगा, वो जो सैटरडे को मैच होगा उसमें देखते हैं क्या होता है। एक तो अजीब जय शाह की हरदर्मियां सामने आ रही हैं, वो सारे मैचेस अब वो कह रहे हैं कोलंबो में होगा, जो कुछ होगा कोलंबो में होगा, कर लो जो करना है। वो एक अजीब बदमाशी उन्होंने लगाई हुई है। लेकिन बहरहाल वही मैं कह रहा था ना कि नाम चाहे कुछ भी रख लो भाई, अपना काम तो सही कर लो। अब चूंकि वर्ल्ड कप जो होना है उसके अंदर भी पाकिस्तान और भारत का मैच है। ये मैच कब है? ये मैच है 14 अक्टूबर को, ठीक है, 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होना है, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। अब इसके जो टिकट थे वो मैं सोच रहा था आपके लिए खरीदूं, अच्छा, लेकिन वो सारे टिकट फरोख्त हो गए, 6 घंटे में फरोख्त हो गए। हाँ, आप सोच के ये बैठे हुए थे कि वो आपके लिए आखिरी मोमेंट के लिए टिकट रखेंगे कि अवैस पधारो ऑन द स्टेडियम, तो हम उनको पकड़ा देंगे कि सर ये आपका हमने रिजर्व रखा हुआ था आखिरी दिन तक। ऐसा ही जो है वो कई लोग और कई कंपनियां ब्लैक में टिकट फरोख्त कर रही है, और इसकी कीमत 70 लाख रुपए तक जा पहुंची है जी। मैच की टिकट 70 लाख जी, और हो सकता है मजीद इजाफा भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है ये क्या बदमाशी है। ऐसा ही है भाई, डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई है। तो टिकटों की जो खरीदो फरोख्त है उसका आलमी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये 70 लाख की इसकी बोली है। वियागो जो है ना, वहाँ पर इसकी बोली 70 लाख रुपए की चल रही है। मैंने बड़ा कल कोशिश की कि देखूं कहीं ढूंढूं आपके लिए। तो आप मेरा ख्याल है आखिरी दिन तक ये इंतजार करें। हाँ। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे 70 रुपए तक तो मेरे पास थे कि मैं देखिए, बकरा ईद के लिए बकरा खरीदने का मुझे एक्सपीरियंस है। वो आप बिल्कुल आखिरी दिन जाते हैं ना, और कभी कभार तो आप ईद के दिन जाते हैं, जो कि मैं मैच से उसको मुताबिकत दे रही हूँ कि अगर आप मैच के दिन जाएंगे तो हो सकता है टिकट की कीमत सस्ती हो जाए। वो बस दे रहे हो कि यार चलो ले लो, 70 लाख नहीं तो 70 रुपए दे जाएगा कल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुर्बानी करनी है, और वो जो बेचने आया हुआ है उसने भी सामान तो बेच के जाना है। खुद देख लेगा, वो कहेगा छोड़ो भाई नहीं बिक रहा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं आखिरी दिन, लास्ट मोमेंट पे देखते हैं क्या होता है। और बिल्कुल बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टीवी पे देख लेंगे। चलो टीवी पे, अब तो टीवी पे ही देखेंगे ना। 70 इंच के टीवी पे देख लेना यार, क्या होगा। चलो ठीक है, वो टीवी तो फिर दे दो 70 इंच वाला, वो दे दो, वो लगा दो कहीं, तो हम फिर उसी पे देख लेंगे। पूरी टीम को बैठा के मैं साथ टीवी पे, हम 70 इंच की टीवी पे। टीम मैच खेल रही होगी? नहीं, अपनी टीम। अच्छा, वो टीम मैच खेल रही है, अपनी टीम। लेकिन एक और टीम के लिए जरा प्रॉब्लम सी हो गई थी, और वो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ट्रांसलेशन, नाजरीन वो होता है ना, हम चाइनीज विस्पर खेलते हैं गेम, बहुत सारे लोग आपस में राउंड सर्कल में बैठे होते हैं, और एक एक के कान में बोलता है हल्का सा, फिर राउंड सर्कल। ये आपने अच्छा कहा, राउंड सर्कल में बैठे होते हैं। और क्या कोई स्क्वायर सर्कल भी होता है? नहीं, दायरे में राउंड सर्कल में बैठे हैं, इसका क्या मतलब? दायरे में नाज़रीन, सारा जो मैंने आपको लिखाया पढ़ा है आपने वो पानी फेर दिया उसको। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप एक को बताते हैं बात, पूरा लंबा जुमला होता है, और वो बाय द टाइम आप तक वापस आता है वो कुछ का कुछ बन चुका होता है। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बिल्कुल, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब हुआ क्या है कि इधर तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई, आलमी सतह पर हो गई, 2 बड़े लीडरान की हो गई, और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ?
हुआ ये कि तुर्की के जो सदर है रजब तैयब अर्दोगान साहब, उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होनी है मुलाकात, हो गई बल्कि मुलाकात। उस मुलाकात के दौरान एक ऐसी गलती हो गई जिसका मतलब नेटो और रूस के दरमियान तो ऐलान जंग था है? हाँ, अच्छी खासी ये तो खलबली मच गई भाई पूरे आलमी मीडिया में। क्या हेलो हाय करने की बजाय ये तर्जुमा कर दिया, आओ तुम्हें देखता हूँ बाहर निकलो। अच्छा, हुआ ये कि जो सोची में होने वाली मुलाकात के दौरान तैयब अर्दोगान साहब की गुफ्तगू का गलत तर्जुमा कर दिया गया, जिसका मतलब ये निकलता था कि तुर्की रूस के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। भाई तबले जंग बजा दी है। फिर क्या हुआ? तो हैरान परेशान दुनिया भी रह गई। पहले तो उनको समझ ना आया कि ये क्या कह गए, फिर समझ में आया कि अच्छा ये तो शायद सदर साहब ने नहीं कहा, ये तो ट्रांसलेटर की गलती। अच्छा, चूंकि तुर्की नेटो का रुकन मुल्क है और इसलिए ये ऐलान जंग नेटो की तरफ से समझा जा सकता था, तो पुतिन इस गलत तर्जुमे के बावजूद पुरसुकून रहे। जरा उन्होंने जरा थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि नहीं भाई, इनके साथ ताल्लुकात हमारे कुछ और हैं और ये जो कह रहे हैं ये कुछ और कह रहे हैं। हाँ, ये कुछ मामला इधर कुछ रह गया दरमियान में। उन्हें शायद मुतरजम की गलती का अंदाजा हो गया था। मुलाकात की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गलती तैयब अर्दोगान साहब से नहीं बल्कि तर्जुमा करने वाले शख्स से हुई थी। अब तो मेरा ख्याल है उसकी तो छुट्टी है भाई। हाँ, ये जो उसने कार्रवाई की, जिस लेवल की कार्रवाई की है, इस पे तो जिंदगियां जा सकती थी। भाई क्या कर रहे हो? अलबत्ता मालूम नहीं हो सका कि जो मुतरजम था वो तुर्क था या रूसी था। दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का जो मकसद था वो खुराक की फराहमी का मुआहदा करना था। लेकिन मुझे पीछे हमारी टीम ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट फेंका है भाई नाजरीन, ये भी आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। ये नहीं पता चल सका कि वो जो ट्रांसलेटर था वो टर्किश था या रशियन था। उन्होंने कहा अमेरिकन तो नहीं था। अमेरिका अपनी आंखें हर जगह दिखा रहा होता है। बिल्कुल, कोई कार्रवाई तो कर ही सकता था। अभी मुज़ाकरात इनके कामयाब तो नहीं हुए, जो नहीं हुए, बात हुई है, बिल्कुल मुलाकात हुई, लेकिन ये है कि ये कार्रवाई हो गई, इस पे तो तबाही हो गई थी भाई कल। लेकिन चले कोई बात नहीं, अमेरिका बचत हो गई बड़ी। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है भाई, जो करवा रहा है। उस 1965 की जंग में भी अमेरिका का जो है वो बस हमारी जो सपोर्ट थी वो सिर्फ अमेरिका के साथ थी, और जो इंडिया की सपोर्ट थी वो इंडिया की सपोर्ट अमेरिका की तरफ से भी आ रही थी, रशिया की तरफ से भी आ रही थी। हथियार वगैरह जो आते थे वो मायदे थे उनके, तो बस फिर अमेरिका ने जब कहा हम हथियार नहीं दे रहे हैं तो इंडिया को तो दूसरी तरफ से भी हथियार मिल सकते थे, हमें नहीं मिल सकते थे, तो हम फंस गए थे फिर भी। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने मुकाबला किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हथियार वगैरह खुद भी बनाने की ताकत रखते हैं, और चीन के साथ जो हमारे उसके बाद डिफेंस के मुआहदे हुए वो एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान के डिफेंस जो लाइन है उसको मजीद सिक्योर बनाना। बेसिकली होना क्या है, किसी भी मुल्क को अगर आपने सही तरीके से चलाना है तो तरीकाकार क्या है कि जो आपकी सिविल हुकूमत है प्लस जो फौज है वो साथ साथ काम करे, प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सारी दुनिया से हो, हर मुल्क से हो। ये ना हो कि एक बास्केट में ना घुस जाएं सारे अंडे। आज देखे ना लिखा हुआ भाई, निगरान वज़ीर आज़म ने क्या है, आर्मी चीफ और मैं मुल्क का सोच रहे हैं। तो भाई मुल्क का ही सोचना चाहिए, अच्छी बात है, आप दोनों मिलकर मुल्क का सोचें। हम भी सोच रहे हैं, मतलब बता दो, मैंने कहा सर हम भी सोच रहे हैं, मुल्क का सोच रहे हैं। क्या तो आपको ये नहीं पता था कि ये दोनों मुल्क का सोच रहे हैं? नहीं, वो बयान उन्होंने था, तो मैंने कहा भाई मैं क्लियर कर दूंगा, मैं भी मुल्क का सोच रहा हूँ। हाँ सही है, ठीक है। तब उन्होंने बयान दिया तो मैं भी दे रहा हूँ बयान कि मैं भी मुल्क का सोच रहा हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, बहरहाल हम खबरों की तरफ आते हैं, इधर उधर निकल गए थे हम। आंखों के रंग की बात करते हैं जरा। अच्छा, और क्या हुआ है इसमें, कुछ हुआ है क्या? लेंसेज वगैरह जो लगाती है ना, बेसिकली मेरी तो नजर का भी मसला है वैसे। हाँ, नजर का भी मसला है, यानी और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिंदगी में, और बहुत सारे मसाइल बड़े। अभी तो इश्क के इम्तिहान और बहुत है नाज़रीन, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है, ये आंखों पे मैं क्यों आया कि आंखों का रंग तब्दील करने का शौक बड़ा है लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही है। कई तरीके इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन अब एक ऐसा महफूज तरीका दरियाफ्त हो गया है कि जिसके जरिए हमेशा के लिए आंखों का जो रंग है वो तब्दील किया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, ये तो ख़वातीन तो खुशी से झूम उठेंगी जी। वो जो उर्दू शायरी में कहते थे ना, नीली आंखें, वो हर एक नीली आंखें करवा लेगा तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जदीद मशीनरी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेज़र इन्वॉल्व है, और हयाताती तौर पर जो रोगन एक इस्तेमाल इसमें बनाया जाता है वो इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और बेसिकली ये आँखों की एक मखसूस बीमारी के लिए ईजाद हुआ था ये तरीका, लेकिन अब इसे आँखों का रंग तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ 30 से 45 मिनट में दोनों आँखों का रंग हो जाता है चेंज। और अगर दोनों आँखों का रंग आपस में मैच ही ना करे, नहीं मैचिंग वाला जोड़ा, कई मशीन मतलब कई मशीन जरा ज्यादा लेजर की शुआएं फेंक दे और कई मशीन जरा लेजर की शुआएं कम भाई, अब वो तो अब आपको रिस्क तो लेना पड़ता है ना। अच्छा, खूबी क्या है कि अगर आपको आंखों का नया रंग पसंद ना आए तो वापस असली कलर लौटा सकते हैं। आपने कहा नहीं ये थोड़ा सा हल्का शेड कर दे, थोड़ा डार्क ब्राउन कर दे, थोड़ा लाइट कर दे, ब्लू कर दे, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसा ऐसा जा सकते हैं ना शेड में। जिसकी डार्क ब्राउन है मिसाल के तौर पे मेरी, तो मैं ब्राइट करें, थोड़ा ब्राइट करें, थोड़ा लाइट ब्राउन करें,
तो हम पहले लाइट ब्राउन की तरफ आए, फिर मैं उनको कहूँ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, चलिए आप जरा इसको ग्रीन की तरफ भी लेके जाए, हाँ। फिर देखते हैं क्या होता है। तो हाँ ये भाई हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, बस तकरीबन आ ही गई है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं आप चाहें तो। कौन से कलर की आंखें आप रखेंगी? फिलहाल तो मुझे तो डर लगता है, मैं तो नज़र के लिए लेज़र नहीं कराती। हाँ। मैं तो चश्मा लगाने में फुली कंफर्टेबल हूँ भाई। लोग कहते हैं कि भाई चश्मा लगाओ, उतारो, तोड़ो, भाई ध्यान से इस्तेमाल करो ना चश्मे, मत बैठो चश्मों पे तो टूटेंगे नहीं। लेकिन ये है कि मुझे वैसे नज़र का लेज़र कराने से भी ज़रा आता है खौफ भाई, डर तो लगता ही है। लोग करा रहे हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कराया है, डॉक्टर्स भी बड़े काबिल हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आपको बस मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ हो ना ठीक जाए। है, चलता है भाई, ऐनक। हाँ, ऐनक चलती है भाई, जब जरा ज्यादा मसला हो जाएगा। अच्छा, और वो इसलिए भी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि लेजर आपकी उन आंखों की नजर को बेहतर करने में ज्यादा मुफीद है जिसमें कि -6 या उधर तक आपकी नजर कमजोर हो, जिसकी बहुत ज्यादा कमजोर है। अब मेरी 1.25 और 1.50 है, तो ना होने के बराबर है। नहीं, नजर वो थोड़ा सा ब्लर नजर आता है और मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती विदाउट ऐनक या विदाउट लेंसेज। मुझे क्लियर विजन पसंद है, बिल्कुल साफ आप देखें, हर चीज साफ देखें, एक्सरे की तरह। छोड़े, टेंशन ना ले। लेकिन लेजर कराने की मुझे कोई शौक नहीं है। ऐनक पहनती हैं हाँ, तो भी आप ठीक लग रही होती हैं, ना पहने तो भी ठीक। क्या टेंशन क्या यार, और क्या, ऐनक से मुझे कोई समझना नहीं, कोई समझ नहीं, आप टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, कोई ऐसी बात सही। आगे बताएं, इजी हो जाए। आगे ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं PIA की। PIA पाकिस्तान का मर्द बीमार, और ये एक ऐसा मर्द बीमार है कि जिसकी बीमारी बढ़ती ही चले जा रही है। वो क्या था, वो मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की जी, तो उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अब इतलात के मुताबिक कौमी एयरलाइन 700 अरब रुपए की मकरूज़ हो चुकी है, और कर्ज और इसकी जो आयद जो सूद की अदायगी है वो बर वक्त ना होने की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशंस भी ख़तरे में पड़ गए हैं। PIA मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियाँ हैं उनकी अदायगी नहीं कर सकी है। ज़राए के मुताबिक PIA ने सऊदी अरब को तकरीबन $4.5 करोड़ देने हैं। तुर्किया के इस्तंबुल ग्राउंड एयरपोर्ट को $30 लाख की अदायगी करनी है। फिर जो तैयारे लीज पे लिए गए थे उनकी $2.5 करोड़ की वाजिबुल अदा रकम है। और ये ख़बर भी सामने आई है कि PIA का जो शशमाही खसारा है वो 48% इजाफे के साथ 61 अरब रुपए हो गया है। अब ये जो इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा खसारा है, वजूहात क्या है, और प्राइवेटाइजेशन ही इसका हल है? क्या तरीक़ा कार है? ये इतने बड़े कर्ज से हम कैसे निजात पाएंगे? PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करके समझते हैं इस पूरे मामले को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि ये क्या मामला है, कर्ज इतने कैसे बढ़ गए? एक तो हम चले समझ सकते हैं डॉलर का रेट और वो सारी चीज़, लेकिन ये है कि इसके बारे में कुछ बताएं, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा 700 अरब डॉलर? जी, बहुत शुक्रिया, और इस सवाल के लिए स्पेशली शुक्रिया बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसका रीज़न क्या है। देखें, PIA 2003-2004 से खसारे के अंदर गई। हर साल जो खसारा हुआ PIA को, वो खसारा किसी ने फाइनेंस नहीं किया है या किसी ने फंड नहीं किया, वो खसारा सारे का सारा आप कर्जों की मद के अंदर आपने पूरा किया। पहले वो कर्जे जो थे आप अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, अपने असासों के ऊपर लिया करते थे, फिर आप सेल्स प्रोसीड के अगेंस्ट लेना शुरू कर दिया, और फिर जो वो भी पूरा जो है वो उसका आपने लेवल क्रॉस कर दिया, तो फिर सॉवरेन गारंटी के अगेंस्ट आपने कर्जे उठाए। इवेंचुअली हुआ ये कि 2003 से लेके 2021-22 तक जो कर्जों का कुल हुजम है, जो हर साल आप नुकसान करते जाते हैं, उसका कुल हुजम 742 अरब रुपए तक पहुंच गया। तो ये वो आप समझें कि 20-21 साल की जो लॉस फाइनेंसिंग है, जो कि प्राइमरीली आपकी कर्जों की शक्ल के अंदर आपकी बैलेंस शीट के ऊपर आई। 20-21 साल से हम लॉस फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ करूं, अगर कि बुनियादी अकाउंटिंग की बात कर लें, या अगर आप बेसिक लॉजिक की बात कर लें कि मैं अपने घर का खर्च जो है वो कर्ज लेके चलाता रहूं, यही करता रहूं, तो आखिर में तो मुझे दिवालिया होना ही है। तो ये बात हमारे PIA की इंतज़ामिया को, या जो हमारे वजारत ख़जाना है, या इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि हम ये क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, बात तो ये सबको समझ आती है, ऐसा नहीं है कि लोगों को बात समझ नहीं आई। ओनली थिंग इज कि शायद जो इसके ऊपर विल चाहिए इसकी तंजीम नौ के ऊपर करने के लिए, इसकी रिस्ट्रक्चर के लिए, खासतौर पर इसकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर के लिए, वो शायद दस्तयाब नहीं। मुझे भी कुछ अर्सा हो गया इन चीज़ों को देखते हुए। 2011-12 से PIA अलार्म बजा रहा है कि जी आपको
इसको रीस्ट्रक्चर करना है, बहुत सारा डेट जो आपकी किताबों के ऊपर एक्यूमुलेट होता जा रहा है इसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, और हर सब्सिक्वेंटली टाइम के अंदर इसका फैसला जो है वो डिफर होता जा रहा है या जा गया, जिसकी वजह से अब हम आज एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर खड़े हैं। अभी भी आपको मैं एक मिसाल दूं इस बात के ऊपर कि ये बात हमें समझनी चाहिए कि मसला इंतजामी मामलात का नहीं है, जो कि जनरली आप कंसिडर करते हैं कि यार शायद इंतजामी तौर के ऊपर पीआईए जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। अभी भी इंतजामी तौर के ऊपर पीआईए जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर आई हुई है। ऑपरेशनली पीआईए अच्छा भला कंट्रीब्यूट करती है बॉटम लाइन के ऊपर। ऑपरेशनली पीआईए को अब खसारा नहीं है, पीआईए अब नुकसान में नहीं है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि चूंकि आपने पुराने कर्जों की अदायगी के अंदर, जिसमें उनका मेन कर्जा प्लस उसकी सूद की अदायगी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि आप मजबूरी तौर पर बहुत ज्यादा खसारे के अंदर चले जाए। यानी लेट सपोज मैं नंबर्स एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकता एससीसीपी के रेगुलेशन की वजह से, लेकिन लेट सपोज मैं अगर बात बोलूं कि आप अगर महीने का 100 रुपए कमाते हैं या साल का 100 रुपए कमाते हैं, अगर 100 रुपए के अंदर से आप 2-3 रुपए मुनाफा भी कमा लेते हैं, लेकिन पुराने कर्जों की अदायगी के अंदर अगर आपको 100 रुपए और अदा करना पड़े तो आप मजबूरी तौर के ऊपर 97-98 रुपए नुकसान हो जाएंगे या खसारे के अंदर जाएंगे, जो कि पीआईए का इस टाइम पे मेन मसला पीआईए की ऑपरेशन वायबिलिटी का नहीं है, मसला पीआईए की बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो कि आप देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग हमारी CCC हो गई है, जिसकी वजह से कोई लीजिंग कंपनी या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान की किसी एंटिटी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्लस वो कहती हैं कि आपको अपनी पेमेंट की अदायगी के लिए बार बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर शक है, बिकॉज आपकी कंट्रोल में नहीं है जो पेमेंट्स आप करवाते हैं। पीआईए महीने के 15-16 मिलियन डॉलर की तकरीबन अखराजात करती है, जो रुपए से डॉलर के अंदर कन्वर्जन के अंदर आते हैं। अभी इस सिचुएशन के अंदर ये है कि आपको शायद महीने के 1.5 या 2 मिलियन डॉलर भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग जाती जा रही है। मसला ये है जो कि इस टाइम पे थोड़ी सी संगीनी जो है वो इख्तियार कर गई। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 700 अरब रुपए हैं ये किस मद में हैं और हमने किस किस को क्या क्या देना है, वापस करना है, ये भी जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। इसकी बाइफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। कुछ इंटरनेशनल खर्चे हैं जो कि हमने इंटरनेशनल बैंकों से हमने कर्ज लिया हुआ है, कुछ पाकिस्तानी बैंकों से हमने कर्ज लिए नहीं, कुछ हमारी अदायगियाँ हैं जो कि हमने मुख्तलिफ इदारों को करनी है, जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी है, जिसमें FBR के भी पैसे। अच्छा। तो इसकी बाइफिकेशन के अंदर तकरीबन ये तमाम लोग हैं जिनकी हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आती है। प्राइमरीली वो बैंक्स हैं या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल लीजिंग कंपनीज हैं या वो इंटरनेशनल बैंक है जिनसे कंसोर्शियम है, जिनसे हमने जो है वो इंटरनेशनल कर्जा उठाया हुआ। और इसमें जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी भी कुछ पेमेंट्स हमने करनी है। जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पेमेंट तो करंट है, वो आपके खसारे में शामिल नहीं है। वो पेमेंट्स है जो कि अभी करंट बैलेंस शीट के अंदर आपने करनी है। उसमें ऑब्वियसली आप जिन मुल्कों के अंदर ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मलेशिया है, चाइना है, उन जगहों के ऊपर उनके एयरपोर्ट्स आपसे अच्छे वाले पैसे चार्ज करते हैं लैंडिंग के, पार्किंग के, हैंडलिंग चार्जेस की बात करें। चूंकि पाकिस्तान से बाहर पीआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो KSA के अंदर है, सऊदी अरेबिया के अंदर, तो इसलिए इस KSA की भी बहुत बड़ी पेमेंट है जो कि अभी हमारे ऊपर वाजिब अदा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम डॉलर उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे या हम डॉलर्स में वो पेमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ भी है कि डार साहब ने अनाउंस किया था कि पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं यूके की वो भी जो है वो दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी, तो उनकी सस्पेंशन भी क्या इस सारे मामले से कनेक्टेड है या वो अलग मामला है? जी, अच्छा, इसका ताल्लुक उनके साथ नहीं है। देखें, जो यूरोपियन यूनियन और जो बरतानिया की फ्लाइटें सस्पेंड हुई थी 1 जुलाई 2020 को, उसका रीजन आप सबको पता है कि वो पायलट लाइसेंस वाले मामले के ऊपर उनके कुछ खदशात थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। उसके ऊपर अब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत हद तक उनके खदशात को ख़त्म कर चुका है या उनको सेटिस्फाई कर चुका है। और अभी भी मेरे ख्याल में गुज़श्ता हफ्ते भी उनकी एक टीम मिल के आई जो कि फाइनल मोडालिटीज उनके साथ तय करके आई है। एक लेजिस्लेशन उनकी एक प्राइमरी कंडीशन थी कि पाकिस्तान में ऑपरेटर और रेगुलेटर को अलहदा किया जाए, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते आखिरी दिनों के अंदर वो भी कंप्लीट करके वो गए। तो अब इवेंचुअली अब सिचुएशन ये है इसके ऊपर कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो उनकी प्री कंडीशन थी, जो प्री रिक्विजिट थे, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा अब्दुल्ला, इसके अंदर ये वो पेमेंट्स भी शामिल हैं जो कि 700 अरब रुपए में हमने जो तैयारे लीज पर लिए हुए थे, क्या उनकी भी हमने पेमेंट्स करनी है अभी? और ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे तैयारे वापस ले लिए जाएँ? जी, लीज की पेमेंट तैयारों के और तैयारों के इंजन की लीज की पेमेंट्स रहती हैं। वो भी अगेन जैसा मैंने आपको कहा ना कि वो भी डॉलर टर्म्स के अंदर, उनके लिए आपको डॉलर के अंदर अखराजात करने।
और डॉलर की किल्लत के बायस वो नहीं हो पा रहे। तो ये बिल्कुल है, वो हमें पुश कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी हम या तो उनकी पेमेंट जल्द से जल्द क्लियर करें, अदरवाइज हम उनके जहाज वापस करें। प्लस वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रेडिट रेटिंग हमारी है उसके साथ उनका रिस्क एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लीजिंग उनको वायबल नहीं रहती किसी भी पाकिस्तानी कंपनी के साथ ऑपरेट करने के लिए। ताहम उम्मीद ये है कि हम इंशाल्लाह जल्द ही कहीं से हमने थोड़ी सी लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी अरेंज की है, तो उनकी पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, तो होपफुली जहाज की ग्राउंडिंग की नौबत नहीं आएगी। तो यानी कि हम अब मजीद कर्ज लेंगे इस कर्ज को उतारने के लिए? देखिए, आपको अपना कर्ज तो आपको लेना पड़ेगा जब तक आपकी पीआई की बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर नहीं हो जाती। देखिए, पीआई की बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर का एक बड़ा जामे मनसूबा जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑप्शन उनको दिए हैं उसके अंदर ये है कि जी पीआई की बैलेंस शीट के ऊपर से कर्जों को खत्म कर दिया जाएगा या कर्जों को कहीं और मूव कर दिया जाएगा। तो एक क्लीन कंपनी के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। प्लस हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसके ऊपर दबाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी जो हम जो आमदन आती है उससे अगर आप पुराने कर्जों और सूद की अदायगी के ऊपर लगा दें तो आपकी ऑब्वियसली जो ऑपरेशन एक्सपेंस है वो सफर करते हैं। तो आपका जब तक तंजीमें नौ नहीं होगी ये मामला इसी तरीके से चलते रहेंगे और आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं से कुछ कर्जों को रीस्ट्रक्चर करवा के, कहीं से कुछ एडिशनल फैसिलिटी लेके, उससे कुछ पुरानी चीजों को पे ऑफ करा के। तो अभी तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसीलिए जो है वो जो अक्सर ये बात होती है कि पीआई की तंजीमें नोट जो है वो शदीद तरीन जरूरी है इस वक्त, और आप उसके ऊपर और मजीद अब इंतजार नहीं कर सकते। सही है जी। अब्दुल्ला साहब, अब ये बताइए कि इसके हवाले से हमारे पास प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्या प्राइवेटाइजेशन है, रिफॉर्म एजेंडा है, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसमें अगेन दो चीजें होती हैं। एक इस्लाहात है। इस्लाहात का मतलब है कि रिफॉर्म्स आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन मैकेनिज्म के अंदर करें। वो इस्लाहात का एक पैकेज तकरीबन अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आपको जिस तरह मैंने बताया कि वो इस्लाहात ने काम इस तरीके से किया है कि अब आप ऑपरेशनली वायबिलिटी की तरफ चले गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि पीआई खसारे में या पीआई नुकसान में, ऑपरेशनल लेवल की। मैं ऑपरेशनल लेवल इसमें से कहता हूँ कि जो आप अपना ऑपरेशन चला रहे हैं उसके अंदर अब आपको मसला नहीं, मसला है जो पीआई की जो बैलेंस शीट के ऊपर ये जो कर्जों का दबाव है। बार बार इसमें से कह रहा हूँ बिकॉज सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज ये है, जिसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। जो बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा मंसूबा है जो कि आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने पेश किया था, वो सेनेट के अंदर भी एक बिल की फॉर्म के अंदर गया, उसके ऊपर जो काम जो है वो अभी जारी है और उसका काम जो है तेज तर करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म मंसूबा वही है कि आपको पीआई को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पीआई की बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और पीआई को एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो चीजें बदलेंगी। ये मेन मंसूबा ये है, जो लॉन्ग टर्म मेन प्लान है वो ये। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला खान साहब जो कि तर्जुमान है पीआईए के। एक और मामले की तरफ लेकर जाते हैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अलाई में जब तलबा चेयर लिफ्ट में फंस गए थे तो उन्हें निकालने के लिए एक शख्स का किरदार बड़ा अहम था। उसका नाम था जी मोहम्मद अली सवाती, और निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने उन्हें तारीफ़ी सनद भी दी थी। हाल ही में सवाती साहब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि तलबा को रेस्क्यू करने वाली उनकी जो जिप लाइन है उसको वापडा के अहलकार उखाड़ कर ले गए हैं, और उन्होंने शिकवा ये किया कि जिस ज़मीन पर उन्होंने जिप लाइन कायम की थी वो एक मुकामी शख्स की मिल्कियत है, उसका किराया भी देते हैं वो, लेकिन वापडा वालों ने कहा कि जी ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं, तो वो उसको उठा कर ले गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लोग उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, और अब इस हवाले से क्या मज़ीद आगे हो रहा है, मोहम्मद अली सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि जिप लाइन जो है ये आपने कहाँ बनाई थी, कब बनाई थी और इसको वापडा वाले क्यों उठा कर ले गए? बेसिकली जी आई एम ऑनर ऑफ माई कंपनी हेवंस डे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, जिसको मैं 4.5 साल से पाकिस्तान में ऑन भी कर रहा हूँ और इसको लेकर एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में हूँ, जिसमें से खानपुर में भी हमारी जिप लाइन थी, तो उसको वापडा ने ये क्लेम किया कि हमारी जगह पे, जबकि 1.5 साल हो गए वो वहां पे बन रही थी, चल रही थी। तो वापडा आया था 1.5 साल पहले भी, उन्होंने चेक किया था, उन्होंने कहा था ठीक है आप आउट ऑफ बाउंड्री हैं, आप हमारी जगह पे नहीं है। तो फिर 2 दिन बाद इन्हें याद आया जी कि आप हमारी जगह पे, जबकि मेरे पास सारे दस्तावेजात मौजूद हैं, जो एक लोकल बंदा है जिससे मैंने जमीन रेंट आउट की हुई है और उसके पास इंतकाल है, मैं उसकी जगह पे ये कर रहा था और मेरे उसके साथ जेवी चल रहा था। वापडा को इसमें क्या मसला है, पीछे कोई और है, इसमें अभी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो वापडा वाले जब आपके पास 2 दिन पहले आए थे
तो जब उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है तो उस वक्त उन्होंने ये चीज़ लिख कर दी थी, कोई सर्टिफिकेट इशू किया था, कोई बात इस तरह की हुई थी कि कोई राइटिंग में कोई चीज़ हो? जी 1.5 साल पहले जब हमने ये प्रोजेक्ट लगाया था, वापडा वाले आए थे, इन्होंने देखा था, इन्होंने चेक किया था, फिर इन्होंने कहा था जी कि ठीक है आप बिल्कुल बुद्धि से बाहर हैं, आप लीगल हैं और आपने बुद्धि से अंदर कभी नहीं काम करना। मैंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, तो फिर हम बाहर ही काम कर रहे थे। 1.5 साल ये ऑपरेशनल था, ये प्रोजेक्ट हमारा चलती हुई जिप लाइन हमने कल डैमेज किया 2 दिन पहले। अच्छा, अब इसमें एक तीसरी पार्टी भी है जो आप कह रहे हैं ना कि उनके साथ आपका जॉइंट वेंचर था जिसकी ज़मीन पे आपने लगाया हुआ था और रेंट दे रहे थे, उस शख्स का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अगर वापडा आपकी चीज़ें उखाड़ रहा है ये क्लेम करके कि ज़मीन वापडा की है तो उसकी मलकियत भी ख़तरे में पड़ गई, तो वो क्या कह रहा है शख्स? उसने बात की है वापडा वालों से? वो भी अपना रोना रो रहे जी कि मेरी जगह है, मेरे पास इंतकाल है, उसने सारे अपने पास कागजात जमा किए हुए हैं, अभी उसके थ्रू उसने केस किया है। क्योंकि मैं तो देखें ऊपर इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ हूँ, केस वो करेगा जो जगह का मालिक है। अभी उसने भी केस किया है और एक तरफ से जहाँ से जिप लाइन स्टार्ट होती है हमारी, मेजर जमील क्यानी राजगान है जो खानपुर के ऑरेंज लेक रिजॉर्ट है उनका, मैंने उसके ऊपर से जिप लाइन स्टार्ट की थी और लैंडिंग पे एक बंदा है लोकल जिसकी जगह पे खत्म की थी। इन दोनों ने, लोकल ने अभी उनके ऊपर केस किया है और जिस केस को मैं खुद भी देख रहा हूँ क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, उनकी जगह उनके हाथ से जा रही है। तो ये जो एक जिप लाइन होती है इसको लगाने में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? ये डिपेंड करता है कि आप जिप लाइन की नौयत क्या है। मैंने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल टावर बनाया था 120 फुट उसकी हाइट थी और 1.3 किलोमीटर की जिप लाइन थी। इसकी मालियत आज से 1.5 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए थी। अभी अगर ये लगाएं तो ये 6.5 से 7 करोड़ के दरमियान जाती है और हर जगह पे मुख्तलिफ नौयत है। अभी दुनिया की सबसे ऊंची जिप लाइन हमने लगाई है जी, कागान नूरी वैली में दुनिया की सबसे ऊंची जिप लाइन लगाई है जिसका AGL अबव ग्राउंड लेवल 1250 फीट है और लेंथ उसकी 2.3 किलोमीटर आना जाना है। स्काईलाइन जिप लाइन से ऊंची है वो? ये कौन सी? जी जी ये भी है, ये एशिया की सबसे ऊंची है मेरा ख्याल है। लेकिन स्काई ब्रिज, सॉरी स्काई ब्रिज, आप अलास्का में चेक करें तो दुनिया की सबसे ऊंची जिप लाइन 1050 फीट के AGL पे थी। हमने पाकिस्तान में 1250 फीट AGL पे जिप लाइन लगाई है। अबव ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा सही है, सही है। मैं क्योंकि वो स्काई ब्रिज जो जिप लाइन हमारी हरेपुर की है मैं उसकी बात कर रही थी। लेकिन अब आगे आप लोगों का प्लान क्या है? और ये भी बताइएगा कि जब 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो या 6 करोड़ जिसकी अब इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आपको दोबारा लगानी पड़ेगी तो ये रिकवर हो जाता है? इतना टूरिज्म जिप लाइन के लिए आता है और सेफ्टी मेजर्स आप ने किस तरह यकीनी बनाए हुए हैं लोगों के लिए? एक चीज तो ये कि हमारा जितना इक्विपमेंट है मैं फ्रांस और यूके से इंपोर्ट कर रहा हूँ, पेटेंट एंड सर्टिफाइड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं। एक चीज सेफ्टी मेजरमेंट्स हमारी जिस प्रोजेक्ट पे भी आप जाएंगे वहां पे लिखे होंगे SOPs के मुताबिक काम और होता है। हर स्टाफ और हर क्लाइंट को वो ओबे करना पड़ता है। हर किस्म का हमारा SOPs पे ऑर्डर है वो फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा अगर हमें डबल टिकट भी कोई दे तो हम राइड नहीं कराते। दूसरी चीज आपका सवाल है कि इससे हम इतनी अर्निंग कर लेते हैं। एडवेंचर में बहुत ज्यादा स्पार्क है पाकिस्तान में। एडवेंचर टूरिज्म पे अभी तक पाकिस्तान में किसी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4.5 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं क्योंकि एक जिंदा दिल कौम है और एडवेंचर को बड़ा पसंद करती है पाकिस्तानी कौम। चलो जी, बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो मिल गया शिफा आपको, लेकिन ज़मीन अपनी सही तरीके से चूज कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इधर उधर कहीं आप लगा लें तो बाद में। अच्छा, कुछ मांगा तो नहीं है आपसे? जो जमीन का मामला चल रहा है, जो केस वेस तो चले आप लोगों ने लीगल साइड पे कर दिया, लेकिन वैसे किसी ने कोई मांगने तांगने का काम तो नहीं किया वापडा से? काफी दफा आए हैं लोग। जाहिर है पैसे तो हर जगह पे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जिनमें से मेरा ज्यादातर पैसे ही मांगते हैं। पैसे इन्होंने मांगे थे किसी जगह पे नहीं दिए, शायद वो पिछली सारी कसरें इन्होंने उतार दी हैं। पैसे मांगते हुए नहीं दिए तो इस तरह ले लिए। चलें, ये भी एक काम करने का तरीका होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी मोहम्मद अली सवाती साहब। कोशिश करेंगे कि अल्लाह आपकी ये मुश्किल आसान करे। और क्योंकि आपने बड़े लोगों की मुश्किल आसान की थी भाई। बिल्कुल। असल चीज़ तो ये है कि वो जो किरदार था आपका उस ऑपरेशन में, वो किरदार आपका सारी कौम को पता है और सारी कौम जानती है। कोई ना कोई सिलसिला जो है वो इसका अल्लाह ताला निकालेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और वक्फा लेते हैं नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करते हैं किसकी? आप बताएं। ये लें
ये रखें, कितने हो गए? नाजरीन बताएंगे। हाँ, ये कितने हो गए? ऐड कर लें। 600। ये कितने हो गए? 1600। और ये कितने हो गए? 6600। अब मैंने आपको 6600 रुपये दिए तो हैं, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये नोट असली है या नकली है? ये मुझे नहीं पता चलेगा, ये हमें हमारे गेस्ट बताएंगे। ये लें। ये सारे नोट ना दे देना उनको। मेरे नोट है, इधर उधर चले जाएंगे नाजरीन। अच्छा, सिलसिला क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सिलसिला ये है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नोट असली है या नकली है, उसके लिए एक ऐप इजाद हुई है। और ये ऐप जो है इसका नाम है 5000। तो 5000 इस ऐप का नाम है। एहसन अमान इसके फाउंडर हैं। अब ये किस तरीके से चेक करती है असली और नकली नोट का फ़र्क कैसे बताती है, ये हमें एहसन बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ऐसा कितने धोखे जिंदगी में खाने के बाद आपको ये ख्याल आया कि आप ये ऐप बनाएं? कुछ दफ़ा मुझे चूना लगा, बट ये कि मैं माली मामलात की बात कर रही हूँ। पर्सनल मामलात में चूना जितना लगा है आपको मुझे नहीं पता। माली मामलात में बट ये था कि a few years ago गिलिद बल्तिस्तान में एक स्पेशल बच्चे को किसी ने 5000 का जाली नोट दे दिया उसको। सो दैट वाज द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो, कि जहाँ से मैं सोचने लगा कि हर चीज़ के लिए ऐप है आजकल, यू नो, शादी से लेके कोई बुक राइट बुक करवानी है, जो भी करना है। बट ये कि कोई नोट चेक करने के लिए कोई ऐप क्यों नहीं है, राइट? सो मैंने फिर वहाँ से रिसर्च स्टार्ट की और इन 2022 आई केम अप विद POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसको गूगल ने बैक किया। उनको काफ़ी अच्छी लगी उनके इंजीनियर्स को, एंड देन दे डिसाइडेड कि एक स्टोरी बनाए उस पर। सो वहाँ से आगे हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुए हम, और 1 साल हम वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स लेते रहे और हमने अपना स्टार्टअप ग्रो किया। तो ऐप बनाने से पहले आपने गूगल से रब्ता किया? नहीं, ऐप बनाने के बाद सबसे पहला प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप आपने उनके साथ शेयर किया? जी। सो तो बेसिकली उस वक्त हमने ना एक वुमेन एम्पावरमेंट के कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम लड़कों ने किया था पार्टिसिपेट। जी, वुमेन एम्पावरमेंट के ये अलग एक लाइन है जिस पे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त की गूगल के कम्युनिटी मैनेजर हफ्जा मुनव्वर, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और हम डिस्कशन में एक डिस्कशन स्टार्ट हुई। वहाँ से चीज़ें बेसिकली आगे बूस्ट हुई। तो अब ये ऐप क्या है और कैसे काम करती है, और इसका नाम 5000 क्यों रखा हुआ है भाई? और नोट की कोई हैसियत नहीं है? जैसे कि मैंने कहा ना कि काफ़ी चूड़े लग चुके हैं मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड आसिफ, तो वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे DHA साइड पे। तो एक वेल ऑफ बंदे ने 5000 रुपये का जाली नोट दे दिया उसको। अच्छा, देने वालों को कितनी दफ़ा पता होता है कि वो जाली नोट दे रहा है, या पता ही नहीं होता उनको भी? मेजोरिटी लोगों को पता होता है, यस। क्योंकि बड़ा नोट जब होता है ना तो उनको फील होता है। ये कि छोटा नोट उसमें आप आम आवाम में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता है, तो उसमें पता नहीं चलता हमें। ठीक है, तो बताएं भाई, तरीक़ाकार बताएं कैसे पता चलेगा? ओके, सो मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। जी, 5000 इस ऐप का नाम है, इसका डेमो हम बताते हैं जी। डेमो क्या है जी? सबसे पहले बेसिकली आपको ना एक डिवाइस लेनी होगी हमसे। सो ये डिवाइस भी हमने खुद मैन्युफैक्चर की है। अच्छा, ये क्या डिवाइस है? यस, सो ये एक लेंस है, स्पेशल लेंस है जो हमने इसको हमने मैन्युफैक्चर। ऐसे लेंस तो मार्केट में मिलते हैं? नो, सो इसमें ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है इस लेंस के अंदर, जो कि आपके जो मोबाइल फ़ोन के कैमरा है उसके फोकस को लॉक कर देता है। अच्छा, तो आपके पास डिफरेंट वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल के, जो अलग अलग तरह के कैमरे सेटिंग्स के साथ आते हैं। तुमको एक स्टैंडर्ड में लाने के लिए, ठीक है, तो ये हम खरीदे पहले, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड है। जी, फिर आप उसको अपने कैमरे पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपने अपने स्टार्ट स्कैन की तरफ जाना है। उसका कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक है, ठीक है, ये इस कैमरे से दिखा दें ताकि वो इंटरफेस जरा इधर दिखाएं। इधर दिखाओ ना कैमरे वाले भाई, करीब से दिखाएं इनको। अच्छा, तो स्टार्ट ऐप से फिर आप इस पिक्चर की पेज पे आप आ जाते हैं। ठीक है, ओके। सो एट दिस पॉइंट फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कायदे आज़म के जो आइज़ हैं इसको अपने लेंस के ऊपर रख देना है। अच्छा, ठीक है। आप जब फोकस कर देंगे इसके ऊपर अपने कैमरे से, यहाँ पे कायदे आज़म की आंख बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। इधर ये इधर सर इधर। जी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी आपको कायदे आज़म की आंख, और आपने पिक्चर लेनी है। तो पिक्चर लेने के बाद इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो AI एल्गोरिथम है, हाँ, ये भी इस तरफ करके स्क्रीन पे करके दिखा दें हमें। ठीक है। अच्छा, वैसे वो जो विजुअल्स हैं अभी थोड़ी साथ चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, इधर भी समझ में आ गया। तो कायदे आज़म की आंख बिल्कुल क्लीन क्रिस्प क्लियर उसमें नजर आएगी। यस। और जाली नोट में क्या होगा? यस, सो जाली नोट में इसका ना बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जाली नोट में ये होगा कि इसका जो प्रिंटिंग है उसकी खराब होगी, पिक्सेलाइज्ड, पिक्सेलेटेड तस्वीरें होती हैं, क्लियर नहीं होगा। और उसके पास और उसके साथ और 12-13 ऐसी कुछ
हिडन फीचर्स हैं उसमें जो हमारा AI मॉडल सर्च कर रहा होता है, फिर उसके बेस पे हम प्रेडिक्शन दे रहा होता है हमारा मोबाइल सिस्टम अच्छा। कि वेदर इट्स रियल और काउंटरफीट। तो यानी कि अगर एक आम आदमी को जज करना हो तो वो आपकी ऐप डाउनलोड करे जी, और ये इसके ऊपर डिवाइस परचेज करे हाँ, सबसे पहले, फिर device। ऐप डाउनलोड करे, फिर इसको ऐप डाउनलोडिंग फ्री है या सब्सक्रिप्शन है उसकी कोई? फ्री है, ऐप फ्री है, बट ये कि इसके लिए ये डिवाइस होना जाली मस्ट नोटों है। से परचेज कर सकते हैं? नहीं कर लो यार कुछ डिस्काउंट, ठीक है। तो ये लगाकर उसकी स्क्रीन पर और कोई भी नोट जज किया जा जी, सकता है। जी। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का हर नोट जज कर लेगा ये? पाकिस्तान में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो 500, 1000 और 5000 रुपए का नोट, ठीक है, सही है। क्योंकि इन 3 बड़े नोटों में जाली नोट ज्यादा सर्कुलेट कर रहे और होते डॉलर में क्या कहानी हैं। होगी? उसमें फिर हम डॉलर वाले जो चचा हाँ। डॉलर्स और हम जितने भी फॉरेन करेंसी मेजोरिटी उनको हम कैटर करते हैं इस वक्त। अच्छा, इसमें वो भी जज हो जाते हैं? तो उसमें किसकी आंख है, आंख को फोकस करना है, क्या करना है? यस, उनमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो उनको हम डिफरेंट गाइड्स दे चले रहे 400 और 300 वाला बताएं ना, डॉलर का बताएं और पाउंड का बताएं, बाकी कहानी देख लेंगे फिर। जी जी, जहाँ पे भी आपके पास कोई अगर फेशियल है, फेशियल पे जैसे कायदे आज़म है, कायदे आज़म की टोपी पे रख दें, आंख पे रख दें, ठीक इस है। तरह डॉलर बिल में जो उनके जो पिक्चर आती है उनके आप बालों में रख जॉर्ज दें, आंख पे वॉशिंगटन की हाँ, तस्वीर या जो भी, उनकी हाँ। आप आंख आइज पे रख दें, तो स्टैंडर्ड्स इस तरह हमने सेट अच्छा, किए हैं इस पे। ओके ओके। और ये स्टेट बैंक वालों को और पाकिस्तान की हुकूमत वगैरह को ये पता है कि ये ऐप काम जी। कर रही है और इन्होंने जी। एक्नॉलेज किया इस चीज़ को? जी जी जी। उन्होंने क्या कहा जब कैसे? आपने उनको बताया? हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, हमने वेरी फर्स्ट प्रोटोटाइप उनको भी शो किया था, और जब हम UBL बैंक से 1.5 मिलियन का ग्रांट हमने जब विन किया प्राइज़, हाँ, तो उस वक्त हम स्टेट बैंक भी गए, वहाँ पे उन्होंने भी हमें प्राइज़ दिया, एक्नॉलेज किया हमें, और उधर भी हमने एक छोटी सी टेस्टिंग की। उन्हीं के नोट चेक कर लिए आपने जी। उनके साथ? सब जी, सही थे वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये ओवरऑल राइट सही। है कि तो हमने इसकी सबको ऑफिशियल लूप में कोई गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन बन रही है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाए, कोई इस तरह का प्लान? ओके, सो ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग पार्ट है, रीज़न बीइंग अर्ली एज स्टार्टअप, इसमें लायबिलिटी का बड़ा इशू आता है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन AI मॉडल, हाँ, ठीक है ना, और आपके पास मेजोरिटी जो आवाम है वो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझती। लेट्स से कि अगर लेंस ज़्यादा स्क्रैच हुआ हुआ है या ब्लरीनेस है उसमें, तो प्रेडिक्शन गलत दे सकता है। हाँ। तो लेट्स से कि अगर कोई जाली नोट को सही कर दें तो फिर उसमें लायबल कौन रहेगा? हाँ। तो ये फैक्टर जो होता है ना, बहुत ग्रे एरिया समझ जाता है। हुकूमत हर चीज़ की लायबिल हुकूमत, सिंपल। अपने ऊपर कोई लायबिलिटी ना लेना भाई। हाँ, तो ये ग्रे एरिया है। बहरहाल इसके अदर देन दिस हमें ग्रीन सिग्नल। एक्यूरेसी परसेंटेज इसकी क्या है? मार्जिन इसमें कितना परसेंटेज ऑफ एरर हो सकता है? यस, सो विथ लेंस हमारे पास जो एक्यूरेसी इट्स लाइक अप टू 98% मैक्सिमम। उसमें जब फॉरेन करेंसीज आती है तो हमारे पास 95-96% पे अच्छा, जाती है, विच इज प्रीटी गुड लाइक। ओके। और इस तरह की दूसरी एप्स, कोई कॉम्पिटिटर एप्स मौजूद है? ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट ऐप ग्लोबली। अरे वाह, सो इससे पहले कोई प्ले स्टोर पे कोई ऐप अवेलेबल नहीं बाहर है जो कि इधर-उधर नोट, यस, हाँ। जो नोट स्कैन कर सकते हो और आपको बता सकते हैं कि जाली है या असली तो है। इधर उधर से आपको कोई ऑफर शफर नहीं आई? हाँ, गूगल ने बैक तो बैरून ने किया है, बोला- लेकिन गूगल ने इसको अपनाने की कोशिश नहीं की। देखें उनके साथ हमारा एक लिमिटेड वो सही। उसमें पोर्टफोलियो में था, बट ये कि अदर देन दैट काफ़ी इन्वेस्टर्स ने हमें अप्रोच किया और कुछ के साथ फिर हम आगे चल रहे सही है। हैं। अच्छा, और जबरदस्त इस जी। ऐप के अलावा आपकी नोटों पे कितनी रिसर्च है? बहुत ज़्यादा रिसर्च है। तो एक नकली दें, एक असली दें। हाँ। एक ये अब आप मुझे कौन सा देने वाले हैं? ये असली और नकली है। यस, इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली है? ये आप बताएंगे? ये आप बताएं। अच्छा, अब इसमें हमें जो चीजें बताई जाती हैं कि भाई इस तरफ आप देखें तो कायद की तस्वीर को लाइट से देखें तो हल्की सी धुंधली हाँ, सी लाइट जी। में नजर आएगी, वो इन दोनों में नजर आ रही है, ठीक है जी। तो ये तो दोनों बॉक्सेस टिक हो गए। फिर वो लकीर होती है, वो लाइन नजर आएगी, ठीक वो है। लकीर भी इन दोनों में है। एक में थोड़ी सी मोटी है, मुझे नहीं पता क्या वो हजार की वजह से जरा चौड़ी हो गई है या क्या है, इसका दूसरा हजार देखूंगी तो शायद पता चले, लेकिन दोनों में मौजूद है। फिर कायदे आजम साहब का कोट को आप देखें वो भी खुरदरा होना Embossed चाहिए, है, हाँ। वो भी दोनों में है। 1000 में थोड़ा सा वो सॉफ्टर है, इसमें ज़रा सख्त है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या सूरत हाल है इसकी, और बाकी भी जो कहानियां हैं इसकी वो तकरीबन मुझे बराबर ही लग रही हैं। तो इनमें कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को जिसके पास वो ऐप नहीं है कि असली कौन सा है नकली कौन सा है? यस, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, मैं अब आपको शॉर्ट आपको सारी कहानी समझा देता हूँ कि जो मेन जो इसका क्रिस्प है इस सारे आइडिया का, वो बेसिकली ये कि जब आपके पास कोई जाली नोट ताज़ा बन के आता है, लाइक 0 मीटर के थे या जो भी फ्रेश नोट के थे उसको आप ना बता ही नहीं सकते कि ये जाली या असली, ठीक है? तो जिस बंदे ने बनाया उसका मकसद ये है कि उसको सर्कुलेट करना एक दफ़ा, तो वहाँ से वो अपना मुनाफा कमा गया।
जब वो कुछ अरसे बाद सर्कुलेट हो जाता है तो पेज में नमी की वजह से दूसरे तीसरे बंदे को पता चल जाता है। अच्छा। ठीक है। बट तब तक देरी हो जाती है। ठीक है ना, उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं कि आप उसको रोकें या जो भी करें। बट जो एक चीज़ जो हमने रिसर्च की वो ये थी कि इसमें जो प्रिंटिंग मटेरियल यूज़ होता है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। सो इट्स नॉट कि आपको स्टेशनरी में मिलेगा या यहाँ के किसी पेपर जो है हाँ पेपर भी और इंक से लेके सब कुछ इसका, हाँ, इवन डिज़ाइन तक इसके पेटेंटेड हैं सारे। तो जो पाकिस्तान में जो नोट्स बनाते हैं वो क्वालिटी में लैग करते हैं, राइट। तो जो उनके जो क्वालिटी के जो डिफेक्ट्स हैं वो हम पकड़ते वो कुछ अरसे के बाद सामने आना चाहिए। यस नहीं वो हम क्रिस्प नोट्स पे भी पकड़ते अच्छा, उस पे भी तो ये हमारी यूएसपी बनती है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट के। हाँ, आपकी नहीं यूएसबी बनानी, आम आदमी को बताना है कि वो कैसे पकड़ेगा दोनों को। वो बाद में पकड़ सकता है, वो कह रहे हैं कि नए नोट आप तो पकड़ ही सकते हैं, जाहिर है आपने तो ऐप बना ली है, लेकिन जिसके पास ऐप नहीं है सवाल मेरा उसके लिए था कि उसको कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये नाजरीन कहानी है, तुक्का लग गया तो लग गया, आपको पता चल गया। ये सारी ये लकीर की कहानी, कायदे आज़म की धुंधली तस्वीर की कहानी और वो जो खुरदरा सा कोट है उसकी कहानी। थोड़ा सा अगर आप ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आप अपनी किसी इस ऐप से या किसी और तरीके से, वो पेन होता है एक, वो पेन आप खरीद लें, उस पेन से आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है बिल्कुल कि वो असली है या नकली। अदरवाइज तो गेम फिर हो जाएगी आपके साथ। देखिए बहुत शुक्रिया जी, Thank बहुत you, शुक्रिया, ऐसा। जबरदस्त। मेरे असली नोट वापस करते हैं। मैं चाहता हूँ कायदे आज़म मैं अपने दिल से लगा के रखूँ कायदे आज़म को। ये कायदे आज़म मैं किसी को नहीं दे सकता, मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं इंतजार कर रहा था आप कब भूल जाएंगे और मैं आपसे, ये हो ही नहीं सकता कि हम कायदे आज़म को भूलें कभी भी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तालीम के हवाले से कुछ बात करते हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो कौम तालीम के मैदान में अपने आप को आगे की तरफ बढ़ता हुआ ना देखे। और पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है, इस पर बड़ी बहस भी होती है, लेकिन उसके लिए हो रहा कुछ है या नहीं ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। 2022-23 की अगर हम बात करें तो इस दौरान तालीम पर GDP का सिर्फ 1.7% खर्च किया गया। माशाल्लाह। ये बिल्कुल ये खर्च किया गया। और पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम्स अगर हमें नजर आती हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन आपको तालीम के साथ मिलेगा। जब तक आप किसी कौम को तालीम नहीं दे सकते, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई उसने ये काम क्यों कर दिया, उसने लाल बत्ती पे वो रुका क्यों नहीं, उसने लिटर क्यों फेंका ज़मीन पर, उसने रैपर क्यों फेंके। कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर स्कूलों से आती हैं, और अगर हमारे सरकारी स्कूलों में एक आम आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता या उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये हमारे लिए बहैसियत कौम बड़ी शर्मनाक बात है। और ये जो 1.7% ऑफ द GDP हम तालीम पे खर्च करते हैं, ये इस खित्ते में सबसे कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तान का शरह ख़वानदगी है वो भी इस खित्ते में सबसे कम है। अब तालीम के मैदान में हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से हम बात करेंगे कि ज़ाहिर निगरान हुकूमत का सेटअप चल रहा है। निगरान हुकूमत कुछ अरसे के लिए आती है, क्या वो कोई चेंज ला सकती है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब मदद अली सिंधी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? सर बिल्कुल ठीक है सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदद किया। सर निगरान हुकूमत में सबसे पहले वजीर गालिबन आप ही हैं जो जिनको हमने तवज्जो दी। और हम जब आपका हुक्मनामा पहुंचा मैं फौरन चला। नहीं सर, हम मशकूर हैं आपके कि आपने वक्त निकाला। लेकिन सर आजकल आप सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बड़ा तंग कर रहे हैं। आप जा रहे हैं दौरों पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? वो कहते होंगे कि भाई 3 महीने के लिए ये शख्स आया है और आगे ये हमारे चक्कर लगा रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं सर आप उनको? वाकई तो आपकी बात सही है, मैं तंग नहीं करता। मैं किसी प्रोटोकॉल के साथ जाता हूँ और इन स्कूलों का मैं मुआयना कर रहा हूँ जो सरकारी स्कूल से, जहाँ हमारे 80% लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। सही। तो मुझे हैरत हुई कि अब हम इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब 18 तरमीम के बाद आपको पता है कि ये एजुकेशन सूबा ये, लेकिन जो हमारे पास है उसको तो बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने F6 से शुरुआत की, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल से, जो पॉश तरीन एरिया। जी जो पॉश तरीन लायक है। हाँ। क्योंकि बात खुल कर करेंगे इसमें करने की। अब आपने भी की, आपने खुद देखा है, रिपोर्टिंग भी हो रही है। तो वहाँ इतना घास, मैंने कहा बच्ची यहाँ कैसे जाएंगी इस तरफ। प्रिंसिपल साहिबा नहीं थी, चले वो तो कहीं नहीं थी, लेकिन जो हालत थी, मैंने कहा कि मुझे वाशरूम्स दिखाए। तो अब शायद उनके लिए पहली दफ़ा है कि कोई वाशरूम में जब मैंने हालत देखी तो इसकी बुरी हालत थी। तो उनको मैंने कहा ये आपके पास जो खाकरूब है उससे सब ये नहीं करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात तो वहाँ पानी नहीं था। अब आप ये समझ सकते हैं कि वाशरूम से पानी न होगा तो कितनी अजीब गरीब हालत होगी। पीने का पानी का फुकदान। और
मयार तालीम पर तुम बाद में आते हैं। अभी तो ये तो बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। ये मैं हर स्कूल में जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उनको टाइम भी दे रहा हूँ। मुतलका हुकाम को भी कहा है कि 15 दिन के अंदर इनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। कल मैंने कि स्कूल का मैं नाम अभी नहीं लूँगा, मैं वहाँ गया तो वहाँ हालत ये थी कि बच्चों के जो लड़कों का स्कूल था उसके वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब। तो मैंने कहा ये जिससे हाथ धोया जाता है वॉश बेसन, वो उसमें वो नलकियाँ पड़ी हुई हैं। और तो मैंने कहा ये आपका काम नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर ये आप क्यों नहीं करवाते हैं भाई? आप कभी चल कर क्यों नहीं आते हैं? इसमें क्या जहमत होती है आपको? मैंने उनको फ़ौरन कहा है कि ये आपकी फैसिलिटीज़ आप दूर करें। इनको बच्चों को पानी की टैंक, वो जो टैंकियाँ टूटी हुई हैं, पानी कहाँ से पिएगा? बिल्कुल लिखा हुआ था घर से पानी का। ये क्यों लिखा? उन्होंने कहा हमने कोरोना के दौर में लिखा था घर से पानी लेकर आए। तो ऐसी चीज़ें हैं। हम मयार तालीम पर तो बाद में आएंगे, लेकिन इन बच्चों को फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए जो उनको वो पढ़ सकें, आराम से तो पढ़ सकें। एक क्लास में 75 बच्चे कैसे बैठ सकेंगे? 75 एक बेंच पे 3 लड़के बैठे हैं, 3 लड़कियां बैठी हैं। और हालत ये है कि वो ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन चीज़ों पर क्यों नहीं तवज्जो देते, और ये किसका काम है? सर पैसे नहीं, मैं इसी वजह से खुद जा रहा हूँ। मैं इसी तबके का आदमी हूँ, मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं उनको तकलीफ़ नहीं देता हूँ। मैंने कहा भाई ये चीज़ें दुरुस्त करवाएं। मैंने मुतलका हुकाम को भी कहा है अगर नहीं ठीक करेंगे तो चाहे 3 महीने हमारे पास हो, चाहे 1 महीना हो, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे होते हुए, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ और आप ही के सहाफ़त में मैंने काम किया है, मुझे एक एक चीज़ का पता है। मुझे अगर सिंध के लक्की शाह सदर का पता है तो मुझे खुशाब के भी स्कूल का पता है, मुझे साउथ पंजाब के का भी पता है, मुझे बलूचिस्तान के विंदुर का भी पता है। मैं तो यहाँ घुमा हूँ एक एक चीज़ को, और मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े वक्त में किसी अच्छी चीज़ का बुनियाद डालें जो हमारे 80% लोग। अब मैं क्या बताऊँ, एक बच्चा था जिसकी कमीज़ यहाँ से फटी हुई थी, तो मैंने उसको आहिस्ता बुलाकर कहा, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने कहा बेटे अपनी मामा को बोलो कि उसने फिर आहिस्ता मुझे कहा कि मेरे पास एक ही कमीज़ सही है। अब मैं उस वक्त तो उसको नहीं करना था दूसरों के सामने, लेकिन मैंने हिदायत की है कि इनको यूनिफॉर्म जो है कहीं ना कहीं NGO से दिलवाएं। गरीब इलाकों से बच्चे आते हैं। अब ये अगर हम फिर पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे तो और बड़ा हाल। तो आपको कोई ये इनमें से किसी ने नहीं कहा, मतलब जाहिर है जब आप जाके आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई टूटियां बदलो या घास कटवाओ या लोगों को फैसिलिटीज दो, उनमें से किसी ने आपको ये नहीं कहा कि सर हमारे पास बजट नहीं है? ये बात करते हैं तो उनसे मैंने मुतलका हुकाम को कहा है कि बजट है आपके पास, ये बात नहीं है कि बजट नहीं है। मैं किसी सूरत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, उनकी नाअहली है कि वो नहीं जाता। किसी ज़माने में EDO होते थे, अब वो दूसरा उनका नाम दे दिया है, वो कभी जाते नहीं है। जब मुतलका हुकाम नहीं आता है तो मिनिस्टर कहाँ जाएगा? अब ये एक दूसरा एक मसला है कि हम कम से कम अपने घर को तो ठीक कर सकें। मैं तो कल अपने दफ्तर के वाशरूम में भी चला गया। मैंने कल कहीं मुझे ये तो नहीं कहेंगे भाई आपके दफ्तर का वाशरूम तो ख़राब है, आप कैसे स्कूलों को देख रहे हैं? बिल्कुल। तो हम बेसिक जो है मयार तालीम पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन बच्चे को एक अच्छा माहौल होना चाहिए। मुझे पता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। मैंने अब कहा कि भाई आप कहाँ से पढ़े? गवर्नमेंट स्कूल से। तो भाई जहाँ से आप पढ़े तो वहाँ ठीक क्यों नहीं करते हैं? हमारे तो आइडल उस ज़माने में टीचर्स होते थे। बिल्कुल। मैंने तो सिटी स्कूल में कहा कि मुझे बचपन में अपनी मैडम हुसना का नाम भी याद है जिसने मुझे पढ़ाया था। हमारे आइडल्स टीचर होते थे, उनके जूते पॉलिश हुए नहीं, खुद हम अपने हाथ से जूते पॉलिश करते थे। ऐसा होता था ना कि हमें पता था कपड़े इस्त्री करते थे। और मजाल है कि मेरे बच्चे किसी बड़े स्कूल में पढ़ते थे हैदराबाद में, तो वो 3-4 दिन नहीं गया। जो जब वो गया तो उससे किसी ने नहीं पूछा। मैं गया स्कूल में, मैंने कहा मैडम आपने पूछा नहीं? उसने कहा मैंने समझा कोई काम होगा। मैंने कहा मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ अगर एक दिन में नहीं गया तो वो हमसे काम करवाते थे कि यहाँ जाकर खड्डा खोटो। नहीं, ऐसे टीचर्स भी सर हैं जो घर आ जाते थे अगले दिन, भाई क्यों नहीं आया? बच्चे से ये नहीं प्राइवेट स्कूल में पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए। अब दूसरे पे हम नहीं आएंगे कि मैंने उनको ये भी कहा कि आप बच्चे की नफ्सियात का तो मुआयना करें। बिल्कुल।
सिंध के एक शहर में, हैदराबाद में, एक बच्ची ने किसी बड़े स्कूल की छत पे गई है और वहाँ खड़े होकर उसने वहाँ से खुदकशी जी बिल्कुल, और वो उसका फोटो निकाल रहे थे जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसको तो दो दिन के लिए स्कूल को बंद कर दें फिलहाल। क्यों? कि उनका ये काम नहीं है कि वो बच्ची की साइकोलॉजी को क्लास टीचर देखे कि इस बच्ची में ये क्या कोई ड्रग ले रही है या और कोई बात है। भाई खुदारा ये हमारा नस्ल है, उसको हमने न बेहतर किया तो हमें बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। तो जब आप एक निगरान वजीर के तौर पर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर दौरा करते हैं, तो क्या वो सीरियस ले रहे होते हैं? क्योंकि या उनका बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं, ये तो कुछ दिन क्योंकि वो कहते हैं कि आप पहले वजीर हैं जो आए हमारे पास। अच्छा, इससे पहले कोई नहीं है? जी, अब बात करेंगे तो बाहर वो और निकल जाएगी, फिर कहेंगे कि हम किसी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन खुदारा अपने दफ्तरों से निकलें। आपको अवाम ने एक पर एतमाद किया है तो उन अवाम के मसाइल सोल्व करें, कौन हल करेगा? और ये सूबों की हालत मैं आपको बताऊं तो फिर एक ऐसी सूरत नजर आ जाएगी, पर हम बात भी बहुत नहीं कर सकेंगे। तो बस फिर मसला तो यही हुआ ना कि हम खुद इस निज़ाम को ख़राब करने के जिम्मेदार हैं कि जब एक प्रिंसिपल वो अपने स्कूल का ख्याल नहीं रख सकता तो फिर बाकी को। और वही प्रिंसिपल जो उन सरकारी स्कूलों से पढ़ के आया है, जब उसको पता है कि बुनियादी फैसिलिटीज क्या है, हम कब तक ये नज़रअंदाज करके रहेंगे, आंख बंद करके देखते रहेंगे ये रात है, ये दिन नहीं है, ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अच्छा, अब ये लोग जो कि उस सिस्टम में काम कर रहे हैं और सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये जो गवर्नमेंट का हमारा निज़ाम है वो तो ऐसा है कि हम उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते, निकाल तो सकते नहीं। चेक और बैलेंस होना चाहिए। चेक और बैलेंस नहीं होगा तो फिर मेरे भाई हर आदमी दफ्तर में बैठा रहेगा और वो जो मीटिंग बुलवाते हैं तो वहाँ रिपोर्ट आएगी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब तक मैं नहीं आऊँगा मुझे पता नहीं होगा कि PID के पीछे ये जो आपका दफ्तर है पहले यहाँ क्या था। मुझे तो पता है कि मैं 25 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो जब आदमी जाएगा नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन जिसको हम स्पॉट रिपोर्टिंग, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? मिसाल के तौर पे जो अवैस का सवाल है उस बिल्कुल देखिए ना, जैसे ये मैंने बात की, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ये डर होता है नौकरी से फारिग कर देंगे, सरकारी स्कूलों में या सरकारी इदारों में तो नौकरी से फरागत का भी डर नहीं है, वो तो हमेशा फरागत की। देखिए ना, किसी को भी कल एक बात चल रही तो वो जो एक मुतलका अफसर है उसको मैं सस्पेंड करूँ, नहीं, मैं सस्पेंड कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हालात को बेहतर करने के लिए आया हूँ। मैं उनको भी तंबीह करके आया हूँ, आप उनको फैसिलिटीज फराहम करें। ये अब ये बंद होगा कि भाई नहीं, मैं बाद में भी जाऊँगा, देखूंगा कि वहाँ हुआ है नहीं हुआ है। कम से कम जो मेरे हल्के में है उसको तो हम बेहतर कर सके। जब चेक और बैलेंस होगी तो मैं समझता हूँ कि वो, क्योंकि पहले भी मुझे याद है किस तरह काम होता था, अब क्यों हम ये सो गए हैं, एक गहरी नींद में सो गए, सब अच्छा है, सब अच्छा है, चलता रहा। सही। तो एक तो ये एरिया हो गया कि जिसके अंदर आप विजिट्स कर रहे हैं और उन जगहों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी ज़ाहिर है फेडरल के अंडर जो स्कूल जाते हैं। दूसरा एरिया जिसके ऊपर काम करना है या जिसकी बात हमने करनी है कि मेयार तालीम, जो निज़ाम तालीम है। हम बात करते थे कि जी एक सिलेबस होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए पढ़ने का, O लेवल, A लेवल, मैट्रिक सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम, फलाना बोर्ड, ये बोर्ड, मदरसा सिस्टम, 7-8 बोर्ड्स चल रहे हैं। उन चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि निगरान हुकूमत के दौर में? सवाल तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं इसमें थोड़ी गहराई में जानना चाहूँगा कि हमारे पास दरपेश चैलेंजेस क्या है। आपको पता है कि हमारे जो है 22.30 मिलियन जो है लोग बच्चे आउट ऑफ स्कूल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मसला है उनका? उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है कि उन बच्चों को स्कूल में लाया जाए, मयार तालीम बेहतर हो, और जब मयार तालीम बेहतर होगा तो हम उन दरपेश चैलेंजेस को, मयार तालीम को भी बेहतर कर सकेंगे। अब जब तक मयार तालीम का जो आपने बात की तो आप जाएंगे, हमने स्कूलों को ही तो बात, लेकिन मेरे पास मैं अभी सिंध गया था, कराची में मैंने तमाम 30 वाइस चांसलर को मदऊ किया कि भाई आप आए हमसे मसाइल डिस्कस करके, मैं नहीं बोलूँगा, आप बताएं कि आप कहते रहते हैं कि हमारे मसाइल है, तो आप भी हमें, मैंने उनसे खुलकर बात, उनको बोलते 5.5 घंटे मैंने उनसे बात की। फिर उनको मैंने कहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी तो आप देखें ना, आपको हुकूमत से, सूबाई हुकूमतें भी मदद कर रही हैं, HEC हमारा जो है वो भी मदद कर रहा है, तो आपने कभी मयार तालीम को दुरुस्त किया है? आप एक जो है वो PhD करके आ जाते हैं, आप उसको फ़ौरन नौकरी दे देते हैं, ठीक है ना? आपने कभी देखा है कि वो पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है? उसको फिर मैंने बताया कि वो भी वहीं से पढ़े जाते हैं, हम आए,
हम स्कूलों में, मुझे याद है जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो एक बीटी का कोर्स होता था जो ट्रेनिंग होती थी अच्छा टीचर्स की, तो वो आता था बेचारा, वो उसको लेक्चर देना होता था और पढ़ाना था, और हेडमास्टर पीछे आकर बैठ जाता था और मार्क्स लिखता था। तो मैं देख रहा था कि वो कांपते थे, बिल्कुल ऐसा ही। वो देखता था कि ये लर्निंग इसको आती है या नहीं है, फिर उसको जो है वो टीचर हायर करते करता, थे, बिल्कुल। हायर करते थे। हाँ। हमारे पास तो मैं गया, मेरे पास पीएचडी है, मुझे एक रख दिया। मैंने क्या पढ़ाया कि अभी मैंने अपने सब्जेक्ट पर एक बुक लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तस्वर करें कि ये जो पीएचडी करते हैं या दूसरे आते हैं, कभी अपने सब्जेक्ट पर एक बुक लिखी है? कभी भी नहीं लिखी है। हमारे सिंध में एक बड़े थे अल्लामा आया काजी, उनको जब वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना न्यू कैंपस कायम किया। पंजाब बाद में हुआ, आपको पता है, कराची बाद में, पेशावर बाद में। वो बड़े फिलासफर थे, वो लंदन से पढ़ के आए थे। उसने उसको एक यूनिवर्सिटी बनाया। उसका पहले तो काम था फ़कत 2 कॉलेजेस का इम्तिहान लेना, लेकिन उसने वहाँ तदरीसी अमला को हायर किया और न्यू कैंपस बनाए। वहाँ वो बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को बुक्स भी कमीशन वो जो मुफ्त देते थे, और वहाँ उसने पहले दफ़ा कैफेटेरिया का डाला, और एक एक बेसिक चीज़ का उसने डालकर देखा, कायम किया कि भाई बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जब आएँ तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सही। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि आखिरी 1 मिनट है, मैं चाहूँगा इस चीज़ पर भी हम आए कि जो किताब मिला है वो एक रिवायत होती थी, वो रिवायत कहाँ चली? मैंने अर्ज़ किया कि भाई मैंने जब आया तो मैंने अपने इदारे की मीटिंग बुलवाई, तो मैंने देखा कि सब, मैंने उनसे पूछा नेशनल बुक फाउंडेशन, क्योंकि मैं खुद भी एक राइटर हूँ और मुझे पता था, तो उन्होंने कहा कि हमने यही बुक्स। मैंने कहा आप किताब मेला क्यों नहीं करते हैं? आपको पता है कि आजकल पढ़ने वालों का रुझान बहुत कम हो रहा है, लेकिन जब किताब मेला होता है तो हज़ारों लोग आते हैं और बुक्स खरीदते। तो अब मैंने उनको कहा है कि 1-2, उन्होंने कहा सर हम दिसंबर में, दिसंबर नहीं, मुझे नेक्स्ट मंथ में करवा के दे। तो ये किताब मेला करेंगे हम, सूबों से भी लोगों को बुलाएंगे। अच्छा। वो यहाँ आएंगे, कम से कम हम आहंगी होगी और बुक्स पढ़ने का भी एक रवाज होगा। ये मेरे ख्याल में 4-5 साल के बाद हो रहा है। अब ये बेसिक इनिशिएटिव्स हैं जो लोगों को इल्म की तरफ और तालीम की तरफ और किताबों की तरफ राग़िब करते हैं। सर ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, आपका अदा करेंगे हम। काफ़ी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, लेकिन हम दोबारा लगाएंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, लेकिन मैंने जो अगर चीज़ें कही हैं, मैं समझता हूँ कि आप ही ताउन करते रहेंगे, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे 10 मिनट के नोटिस में मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आप ही की बरादरी का आदमी हूं और आपके ताउन से काम करना चाहता हूं। मैं आपका फिर बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मदद अली सिंधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नगरा वज़ीर तालीम, और इन्होंने आज हमने सिर्फ उस पर नशिस्त लगाई कि आइडेंटिफाई करें तालीम के मसाइल बुनियादी क्या हैं। उसके बाद अब इनके प्लान्स पे अगली इनके साथ नशिस्त करेंगे कि अब इस शॉर्ट टर्म के प्लान्स क्या होंगे और लॉन्ग टर्म के प्लान्स क्या हैं, जिस पर ये काम करें जो इनके विजन के साथ हम आहंग है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे